जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। से होता है। मैं मुस्लिम, अब एम फैक्टर मतलब मैं मुस्लिम फैक्टर तो गिनता ही नहीं हूं सर। एम फैक्टर मतलब अब देश में महिला वोटर फैक्टर 2014 में 8% बढ़ा बीजेपी 282, महिला वोटर्स का परसेंटेज बढ़ा 2019 के इलेक्शन में लगभग अराउंड 12%, बीजेपी 303। 4 फेज का वोटिंग है अभी तक। ऑलरेडी महिला वोटर्स का परसेंटेज 2019 के भी कंपैरिजन में 9% के गेन पे है। ओवरऑल शायद संभवतः 14-15% जाएगा। तो इसलिए मैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। मैं उसको 1 तारीख को अलग बैठ के महिला का फैक्टर निकालूंगा, मतलब मुस्लिम फैक्टर नहीं है। एम फैक्टर मतलब महिला फैक्टर। नहीं, महिला ये फैक्टर तो फेवरेट ऐसा है टॉपिक है। साहब, मोदी साहब की, आई मीन वो कैच है मोदी साहब का। वो मोदी साहब दैट का कैच है। सेगमेंट, आई मीन जो उनकी रिस्पेक्ट है उस सेगमेंट के अंदर। एंड मैंने ये भी देखे हैं, कहां पर देखा था, एक इंटरव्यू देखा, यूपी में, एमपी में, कहीं पे, हाँ यूपी में, बंदा बोलता है मैं करूंगा अखिलेश यादव को वोट, बीवी बोलती क्या, मोदी सरकार। तो बंदा इधर उधर देख रहा था, तो उसको पता चल गया भैया रात को खाना नहीं मिलने वाला आज। नहीं ऐसा ऐसा तो मैं अभी बिहार में कवर कर रहा था, तो मैं थोड़ा आदिवासी क्षेत्र में गया जो बहुत पोवर्टी लाइन में रहते हैं। तो वहाँ जीविका दीदी होती हैं। जीविका दीदी का नीतीश कुमार का भी वो महिला जी। कार्ड फेवरेट कार्ड है। एक तो शराबबंदी की उन्होंने। और जीविका दीदी क्या करती हैं कि जैसे 5-7 गांव की महिलाएं कुछ शुरू करना चाहती हैं, सो दे यूज टू, एक पैसे का सेगमेंट आता है सरकार की तरफ से, वो पैसा लोन पे जाता है, उसका इंटरेस्ट के साथ वो 1-2 साल में भर देती है। उसके लिए कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं देना होता है। तो 40-50 हजार रुपए में भी वो एक धंधा शुरू कर देती है, धीरे धीरे सबल बन जाती है। मोदी ने क्या किया, इसमें एक ऐड किया। इस योजना का भी इंपैक्ट अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूं सर। लखपति दीदी योजना। हाँ, ये लखपति दीदी योजना की बात आपने किसी न्यूज चैनल पे किसी में नहीं सुनी होगी, लेकिन सर इसका ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट है ये एक महिला से पता नहीं चलेगा। ये ग्रुप में बैठती हैं 10-15-20। अब ये 10-15-20 महिला जो है आपको लगेगा कि चलो बैठी, लेकिन इनका होता है पूरा का पूरा परिवार। और अब ये लखपति बनी है तो इसके वजह से परिवार की हेड ये हो गई है। इसका इंपैक्ट किसी ने सोचा है कि क्या है? इसका भी तो कुछ प्रभाव है ना सर। जो बहुत सर। महिला जो महिला अपने बच्चों को 2 वक्त का रोटी नहीं दे पा रही, वो लखपति दीदी बन गई, प्लस जीविका जी। भी चला रही है। कितना हम्म। बड़ा चेंज है समाज में। बहुत सर, ये बहुत बड़ी बहुत योजना, बहुत ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सर, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत बहुत बहुत। चलें फिर सर उड़ीसा में, जहां पर मोदी जी ने, आई मीन मजा तो ये है, मोदी जी और नवीन साहब के बीच में ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बैक एंड में इतनी कोऑपरेशन है, इतनी कोऑपरेशन है, नॉट फनी। मोदी साहब ने एक झटका मारा, नवीन जी ने आके बोला नहीं 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 है, उन्होंने भी एक झटका मार दिया, लेकिन दोनों ने फोन पे बात करी कि हाँ भाई ठीक था, हाँ ठीक था सर, कोई बात नहीं, चलो बढ़िया है। चलो वो तो बढ़िया है। और वो पता है, झटका कांग्रेस को लगा। झटका किसी और को लग गया। एक सीट बेचारी कांग्रेस थी, वो बीजेपी के खाते में आ गई, हाँ, तो 4 में 2-2 कोरापुट की। चलेगा। जी। हाँ, जी। तो ये वो 4 2-2 सीटें हो हैं जाए। सर। कालाहांडी है, नबरंगपुर है, बेरहामपुर है, और कोरापट। कोरागढ़ जी। 2-2 कर तो लीजिएगा। अच्छा, 2-2। हाँ, 2-2 कर लीजिए। तो टीएमसी, सॉरी, बीजेडी अपनी रिटेन कर रही है, बीजेपी भी हम्म। अपनी रिटेन कर रही है, बस कांग्रेस एक नीचे जा रही है। मुझे कल एक फ़ोन कॉल आया सर, दिखा रहा है सट्टा बाज़ार कांग्रेस को 60 के आसपास। क्या करूँ सर? अपर जाएगी, नीचे जाएगी? मैंने बोला मुझे कितना परसेंट देगा, मैं तुझे एक्यूरेट बताता हूँ, कांग्रेस 60 आ रही है, नहीं आ रही है। बोला सर मैं बीजेपी पे नहीं लगा के, मैं सोच रहा हूँ सेफ ज्यादा लग रहा है कि 60 तो नहीं आ रही आपके एनालिसिस के हिसाब से, वो ज्यादा सेफ हाँ, लग रहा है, मैं खेल जाऊं सर। मैंने बोला खेल जा यार, राम जी का नाम लेके। मैं तो नहीं खेलता, तू खेल जा। 60 सट्टा तो नहीं आ बाजार रही का तो ऐसा कांग्रेस। है, लोगों ने सट्टा बाजार का नाम सुन लिया और कोई बोलता है 220,
मैं यार मजाक कर रहे हो यार, अभी इतना झूठ ना बोलो यार थोड़ा तो रख लो यार। सट्टा बाजार, ओ स्टॉक मार्केट गिर गई। स्टॉक मार्केट हर इलेक्शन में गिरती है भाई, वही तो इनको गेम होता पता ही है। नहीं सर, इनको पता ही नहीं है कि अभी अगर स्टॉक मार्केट गिरेगी नहीं तो फिर तो 25,000 बढ़ेगी कहाँ से? कैसे 4 तारीख को 25,000 जाएगी। अभी अगर 25,000 चल जाएगी तो 35,000 जाना पड़ेगा ना भाई। फिर आरएससी रेशियो 80 पार हो जाएगा। इनको आरएससी का तो पता नहीं होगा, आधे से विश्लेषकों अकल को नहीं है, अकल नहीं है। आरएसआई तो पता नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि ये 2019 में भी हुआ था सर। ये जी। आप फर्जी विश्लेषकों को मत सुनिए, 2019 में भी हुआ था। रिजल्ट के 2 दिन पहले फ्राइडे जो पड़ेगा, आप उस दिन जो है ड्रॉप, बढ़िया से बुरे निफ्टी हाल। बाई कर लेना। हाँ, निफ्टी हम्म। बाई कर लेना, मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट में जाओगे आप। 25,000 मार्केट टच करेगा, एंड मैं उसी ऑडियंस दिन को टच बोलता करेगा। हूँ मैं ऑडियंस को बोलता हूँ, साहब यही चीज मैंने दोपहर में बोली थी, तब 2-3 लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर कि साहब ये तो ऐसा है, ये मार्केट में कुछ फोर्सेस होती हैं जो जान के जरा पुश डाउन करती हैं, उसको बोलते हैं बेरिश इफेक्ट। ठीक बिल्कुल। है, वो पुश डाउन करती हैं, एफआईआई बेचना शुरू हो जाएंगे। दे डू दिस सो दैट थोड़ा हल्का हो, इन्वेस्टमेंट और आए, उसके हल्का नहीं बाद। होंगे तो खरीदेंगे कैसे? इनको, आपको क्या लग रहा है कि अगर मैंने बोला है अभिषेक तिवारी जैसे एक छोटे आदमी ने, छोटे इन्वेस्टर ने, क्या याद कर लीजिएगा फ्राइडे यानी संभवतः शायद 2 तारीख होगा, अगर संडे को हम्म। रिजल्ट हो रहा है तो 2 तारीख को मार्केट में आपको बाई करना है, इतना पता रख लीजिए। क्योंकि 5 तारीख मार्केट को बेचना ओपन ही, है। हाँ 5 को नहीं, मैं तो 4 को 9-10 बजे बेचने बोल रहा हूँ एकदम। आप उसी दिन कट टू कट प्रॉफिट बुक करो भाई। 4 तारीख को जैसे निकलेगा एकदम कट टू कट बुक करो, निकलो। कटाकट क्योंकि मार्केट निकलो। मार्केट खुलेगा ही 1,500-2,000 पॉइंट ऊपर। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बीजेपी हम्म। जीत रही है भाई, बीजेपी हार नहीं रही है। मेरे पास भी डेटा होते हैं। अब आते हैं नवीन रैना जी के उसमें। अब मेरे को समझ में आ रहा है, नवीन रैना जी भी वो बेचारी इलेक्शन में जा रही थी तो ठीक है, थोड़ा इमोशनल हो गई वो, बट लेकिन जो भी हाँ कह लो, जवाब बड़ा जबरदस्त दिया है यार। हाँ, वो जवाब बहुत जबरदस्त कांटा है, और ये मतलब। तगड़ा हो गई है। पहले एक बार याद है वो जेल में लेके गए थे, बड़ी रोई थी वो, बहुत हम्म, आंसू आंसू निकले थे। अब वो आंसू वाली नहीं रही। नवीन रैना जी भी थोड़ा खुल के बोलना शुरू हो गई हैं, अब थोड़ा दिख रहा है उनके अंदर एक दम। बट मेरे को ये बताइए, सबसे पहले मेरे को औरंगाबाद की बात करनी है साहब। औरंगाबाद में एआईएमआईएम आने की कोशिश कर रहा है। 1% के नीचे का लास्ट टाइम भी आंकड़ा था, हम्म। और इस बार भी मेरा महाराष्ट्र का मैंने निकाला तो था, 1 सेकेंड में चेक कर लूं सर। महाराष्ट्र के आंकड़े, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, आपके लिए महाराष्ट्र निकाला तो था सर। ओके, हाँ महाराष्ट्र यहाँ पे मेरे हाथ में है। ओके, आपके लिए सबसे पहले जो आप सीट बोल रहे थे उसके आंकड़े निकाल दूं। औरंगाबाद, दोनों शिवसेना ही लड़ रही है। एक शिवसेना उद्धव हाँ। वाली लड़ रही है, एक ये एमआईएम तगड़ा फोर्स है। अब मैं बताऊं सर, पिछली बार एमआईएम जीती क्यों थी? एमआईएम की जीत का कारण ये था कि कांग्रेस का और एनसीपी वाला वोट उधर पूरा शिफ्ट हुआ था। इस हम्म। बार ये किसको शिफ्ट करेंगे? स्प्लिट इस हो गया बार ना तो इस बार, नया, तो 6 साइड। नहीं, इस बार तो वो कहावत है ना सर, नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है। तो शिवसेना, उद्धव शिवसेना ने भी तो बहुत प्याज खाई है। जी। मुसलमान बोल रहे थे, आपने नवनीत राणा जी का वो उठाया उठाया ना, तो वो वीडियो तो याद होगा लोगों को, जब मुसलमान ने कहा कि देखते हैं कैसे हनुमान चालीसा पढ़ लेंगी ये मातोश्री के आगे, और मुसलमान हाथ जुड़ा करके खड़े हो गए थे। मैंने बोला देखो, जिस मातोश्री के आगे लोग गुजरने से डरते थे, वहां मुसलमान आके कह रहा है कि देखो हनुमान चालीसा कैसे पढ़ लेगी। क्या बदलाव आया है? तो उसका बदलाव तो सर औरंगाबाद में भी आ रहा है। औरंगाबाद ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट में फंसा है, हमारी तरफ से येलो जोन हम्म। जोन में है, लेकिन एज एज सर शिवसेना बीजेपी वाली मैं कहूंगा। मैं उनके शिंदे जी वाली कहता नहीं, क्योंकि उन्हीं के भरोसे मोदी के नाम पे ही वोट हो रहा है। उसको हम्म। एज है सर। ये सीट निकल सकती है एनडीए की तरफ। ये बड़ा जी इंटरेस्टिंग बिल्कुल। होगा साहब। हम्म, जो सर पिछली वाली की शिवसेना की सीट्स थी और एनसीपी की सीट्स थी, हम्म, मावल, शिरूर, शिरडी, हाँ, ये हम्म, 3 सीट्स थी। बाकी सब में तो हाँ, बीजेपी 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 है, और एक बीजेपी। एमआईएम हमने बात कर लिया। पुणे में तो आज बड़ी बारिश हुई है, बड़ा मौसम ठंडा सा है।
तो मेरे को बड़े मैसेजेस आए वहां से, यार बहुत मजा आ रहा है आज वोटिंग करने में। मैं अच्छा, वेरी ये तो गुड। मुरलीधर मोहल्ले खड़े हैं वहां से, वो जी। जीत जाएंगे, वो बहुत हाँ, अच्छे पुणे तो पोजीशन पे ठीक है। है, पुणे ठीक है। पुणे ठीक है। बट मेरे को इसका बताओ, शिरूर का बताओ, मवल का बताओ, और इसका शिरडी का। शिरडी में शिवसेना थी। हाँ, श्रीरंग अप्पा खड़े हैं शिवसेना इससे, और जी। संयोग पाटिल खड़े हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले से, वो दोनों खड़े हैं वहां भी शिवसेना, वो से शिवसेना है। ये सीट जो है संभवतः मुझे लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली निकाल ले जाएगी सर। सर मेरे को ये बताओ, लेकिन क्योंकि देखो शिवसेना का जो एक एक ट्रेडिशनल वोटर था सर, जी। वो तो हार्डकोर, मतलब बोलते हैं ना, सैफरन। हम्म। अब ये जो इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट करी है सर, और ये जो अभी दूसरे अजीत पवार जी इस तरफ निकले हैं, वो तो खुद, मतलब वो तो पूरी तरह से एक नाथ शिंदे, वो तो तिलकधारी एकदम जबरदस्त। वो तो तिलकधारी ये जी। शिफ्ट नहीं होगा सर वोट इनका, नहीं शिवसेना नहीं उद्धव का टूटेगा नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल टूटेगा, यही तो प्रॉब्लम है। इस सीट में देखिए क्या हुआ था कि शिवसेना प्लस बीजेपी का कंप्लीट शिफ्ट हुआ था। हम्म। तो कंप्लीट शिफ्ट हुआ था शिवसेना। अब तो क्या है कि शिवसेना ही दो भाग में स्प्लिट हुई। तो शिवसेना का एक जो टूट के बीजेपी की तरफ आया वो तो ठीक है, लेकिन जो एनसीपी कांग्रेस और उस तरफ आधी शिवसेना का जो चला गया, देखिए इस सीट पे थोड़ा सा सेंटिमेंट ऐड हो गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है माहौल में। संयोग हम्म। पाटिल के प्रति जो है ना थोड़ा सा, मतलब एक भाव है लोगों के मन में कि नहीं नहीं ये हमारा उद्धव, और प्रचार भी उद्धव ने किया था इसको लेकर के इस सीट पे। हम्म। इसी वजह से ये सीट संभवतः एज की तरफ गई है। लेकिन 2 दिन बाद हम देखेंगे कि कितना क्या होता है। 1 तारीख को जब एग्जिट पोल देने आएंगे संभवतः, अगर सर के साथ है, प्रदीप सर के साथ, तो वेल एंड गुड, वरना अपने चैनल पर और आपके चैनल पर अलग-अलग तो देंगे ही। तब एक बार जी। फिर से देखेंगे रिकरेक्ट करके, लेकिन अभी थोड़ा-सा एज उधर है सर। इसका एक और कारण है, यानी इस सीट पे अगर भाजपा लड़ी होती तो गारंटी जीत जाती। हम्म। भाजपा इस लगता है सीट कहीं पे ना कहीं इनको थोड़ा सा इनको दे रही है, ठीक है हम सेफ हैं, तुम थोड़ा सा अपना जमाओ इधर पे। क्योंकि महाराष्ट्र में मेरे को दिखता नहीं है कि बीजेपी ने इतना, जो कंटेंशियस सीट्स है शिवसेना वाली, उसके अंदर ज्यादा वो छेड़ नहीं रहे हैं, थोड़ा पीछे हटे हुए हैं। वो ये एक एक प्रॉब्लम है कि ऑब्जर्वेशन दिखती है। हम्म। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको कभी-कभी ग्राउंड सेंटीमेंट समझना चाहिए। कई सीट्स ऐसी होती है ना सर जहां पर आपका बीजेपी का कोर वोटर नहीं चाहता, जैसे बिहार में ही मान लीजिए कोई एक सीट है जो जदयू को मिली है, लेकिन वहां पे हम्म। बीजेपी का कोर वोटर बहुत परेशान है जदयू के उस कैंडिडेट के, क्योंकि वो टेक्निकली वो परम सेकुलर है, और हम्म। इतना परम सेकुलर होना ठीक नहीं होता। तो यहां भी जो है ना दिक्कत वही है कि अ, चंदू बराड़े जो है वो भी कोई बहुत भयंकर राष्ट्रवादी टाइप के नहीं है। यहाँ पर थोड़ा लगता है, मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा सा ढील दी है कि भाई एक नाथ शिंदे वाली थोड़ी सी पकड़ ले अपने आप को, कोई बात नहीं है कि इलेक्शन में करके। आई थिंक अगला इनको वो जो असेंबली इलेक्शन है उस पे ज्यादा इनका फोकस है, यहाँ वाले पे हाँ, थोड़ा सा अपना ऑफ कर रखा है, गैस के ऊपर से पैर हटाया हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाकी सब फेजेस के अंदर महाराष्ट्र, बाकी सब जगहों के अंदर बहुत अलग फाइट है। जिस इस फेज की मैं बात करूं तो थोड़ा सा ढीला लगता है। क्या कहते हो? हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए शिरडी में तो शिवसेना, ये शिंदे वाली शिवसेना जीत जाएगी। जी। वहाँ पर सदाशिव लोखड़े खड़े हैं और उनका इमेज भी ठीक है। हम्म। प्लस वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर भाजपा के कैडर ने काफ़ी काम किया सर। किया है। वहाँ पर भाजपा का जो, हाँ, वहाँ पर जो भाजपा का कैडर वो लगा रहा, वो मेक श्योर किया कि शिफ्ट होना चाहिए। ये पता है ये सारी चीज़ें कब कब बदलनी शुरू हुई? ये सेकंड फेज के बाद एकदम से महाराष्ट्र का बीजेपी कैडर जगा, जब मोदी जी ने और टेक्निकली इन्होंने बम्बू किया और गालियाँ दी कि यहाँ पे हर सीट पे बीजेपी मोदी खड़ा है, यहाँ पे 400 की बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? या तुम्हारा या राजनीति खत्म हो जाएगा, समझ नहीं रहे हो क्या? तो एक वो है। हम्म। अच्छा, इस सीट पे स्पेसिफिक, अब आप लोग कहेंगे कि ये संजय निरुपम को सीआरडीसी पे आप क्यों लेके आ रहे हो? 3-4 क्लोज आदमी संजय निरुपम के अचानक उनका फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो गया सर। कांग्रेस वाले फ़ोन लगाते रहे, "अरे यार! इसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है?" संजय निरुपम ही का ही नहीं लग रहा है। वो सब संजय निरुपम के क्लोज एड थे। सब संजय निरुपम के भक्त आदमी थे। संजय सब निरुपम लॉक गया, कर दे। साथ-साथ संजय निरुपम ने जो महाराष्ट्र में कांग्रेस को डेंट किया ना, वो सबसे भयंकर डेंट है सर।
ब्लॉक कर दिया है, देखिए फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया। 20 से 30 हजार कार्यकर्ता रातों रात गायब हो गए सर। क्या बात कर रहे हो? एकदम सर, कार्यकर्ता गायब होना मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा डेंट है। बहुत बड़ा डेंट था। अगर मैं राहुल गांधी का सलाहकार होता तो बोलता भाई तेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक, तूने हेमंता को ये खत्म किया। जो तेरी दूसरी ये लाइफ की थी। दूसरी बिगेस्ट मिस्टेक, तूने संजय निरुपम को छोड़ा। तीसरी बिगेस्ट मिस्टेक, तूने यार शिवसेना से हाथ मिला लिया। अब राज ठाकरे आके छाती पे चढ़ के बोल रहा है। हाँ, और देखिए राज ठाकरे की एंट्री का तो मैं पूरा कहानी जानता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के आप भी जानते हैं भाऊ तोरसेकर सर को, सुपर विश्लेषक हैं, तो मुझे एक दिन फोन कॉल पे बात करते मुझे बता रहे थे सारी कहानी कैसे कैसे शिफ्ट हुआ। वो सोच ही नहीं रहा था, वो तो लोकसभा, वो तो कह रहा है कि भाई अगर भाजपा के गठबंधन में मुझे 15 सीटें भी विधानसभा में मिलती हैं तो मन से टेक्निकली महाराष्ट्र में पांव जमा लेगी और हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। अब वो रिटर्न हो राज जाएगा ठाकरे, साहब, रिटर्न ऑफ राज ठाकरे। हाँ, और वो सपोर्ट मिलेगा बीजेपी से। मोदी जी से बात हुई है उसकी, अमित शाह जी से बात साहब हुई और वो रेले। बंदे में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत है, ऑर्गेनाइजेशनल पावर बहुत है, बोलना आता है उसको। हाँ, वो थोड़ा गलत चीजें बोल जाता है, वो अलग चीज है। बट सर टेक्निकली मैं बताऊं क्या है कि पुत्र मोह परिवारवादी पार्टी में होता ही होता है। जी जी। मैं बहुत छोटा था सर, वो जो दशक चल रहा था 1999 98 2001 तो पॉलिटिक्स को लेकिन समझने लगा था थोड़ा थोड़ा। मैं तब भी पूछता था कि ये बाला साहब ठाकरे की तरह कार्टूनिस्ट है, सारी रैली सारे ऑर्गेनाइज राज ठाकरे करता है। आखिर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के योगदान में किया क्या है जो राज ठाकरे कुछ की नहीं, को जो है दिया जा रहा है कि भाई हस्तिनापुर से आप निकल जाओ, एक नया नगर बसाओ और शिवसेना हमारे उद्धव के पास रहेगी। तो कुछ ये नहीं, जो कुछ अंधे नहीं। का बेटा ही जो राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट है ना, कई बार टैलेंट को क्रश करता है, लेकिन टैलेंट तो टैलेंट होता है सर, वो निखर के आता है। आपने कहीं ना देखा कहीं कि बन सर गया। वो, हाँ, वो टैलेंट जबरदस्ती सीएम बनने को रिजिड हो गया, जबकि उद्धव अपने वजह से तो जीते भी नहीं थे उस शिवसेना की वो सीटें। अब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है और यहां से राज ठाकरे का टाइम शुरू अब होता है। स्विंग शुरू हुआ है। जी, जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है सर। एमपी सर, क्या चलो 2 मिनट कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं क्या एमपी बात में। करोगे सर, क्या क्या बात बात करोगे सर करोगे एमपी आप? वो है ही नहीं सर। मैं वही बोला ना, तो दो लेकिन मिनट लेकिन चलो एक बात बोलता नाम। हूँ। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।